अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पीर से जुमेरात तक दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। लेकिन आज का जो मौजू है वो एक्चुअली कल की खबर के साथ मुंसलिक है। कल दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आया था सबसे पहले, किसी से भी पहले, दुनिया भर में किसी भी नेटवर्क से पहले, पाकिस्तान यानी PNS महरान बेस का वो हिस्सा और वो इलाके जहाँ पे दहशत गर्दी का हालिया वाक़या हुआ, जिसमें दहशत गर्द आए और उन्होंने 2 तैयारों को तबाह भी कर दिया। वहाँ पे दहशत गर्द भी मारे गए। 11 अफराद पाकिस्तान नेवी के, रेंजर्स के और एहलकारों में जो शामिल थे, उन्होंने जाम शहादत भी नोश किया। और उस सारी चीज़ की एक्सक्लूसिव फुटेज आप तक हम लेके आए। कुछ चीज़ों की फुटेज जो है वो आपको नहीं भी दिखाई गई। उसकी क्या वजह थी वो आपको मैं बताऊंगा अभी। आज के इस प्रोग्राम में आप अपनी कॉल कर सकते हैं और आप अपनी कॉल देकर राय दे सकते हैं कि हमें कौन सी सिमत जाना है, किस सिमत जाना है, हमें अपनी जंग को क्या शक्ल देनी है या हमें अपना दिफा किस तरह से करना है, और अपने बीच में जो हमारी दरारें पड़ी हुई हैं, जो हम एक दूसरे के खिलाफ होकर बयानबाजियां कर रहे हैं, उसको हमने किस तरह से रोकना है। लेकिन सबसे पहले आपको रिफ़्रेश करने के लिए, आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए चंद मिनट में आपको दिखाता हूँ कल जो हमने PNS महरान में गुजारे वो क्या थे, ताकि आपको याद आ जाए। फिर मैं इसके बाद आपको चंद बड़ी अहम तफसीलात बताऊंगा। बट वॉच फर्स्ट दिस वन। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ की तरफ से मैं हूं मुबशर लुकमान और आज मैं कराची में हूं और आपके लिए दुनिया न्यूज़ की टीम जो है ख़ास तौर पे एक इंतहाई ब्रेकिंग स्टोरी लेके आ रही है। ये PNS महरान का बेस है जिसके ऊपर हालिया आपको पता है दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें कीमती जहाज़ जो हैं वो तबाह भी हो गए। 11 की कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई, लोग शहीद हो गए। आपने काफ़ी खबरें वगैरह देखी हैं इनके मतलब, काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये किसी को नहीं अभी तक पता। आज दुनिया न्यूज़ पहली बारी आपके लिए वो हकीकत लेके आ रहा है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो ये वो जगह है, इस दीवार के इस साइड से जो दहशतगर्द हैं वो लोग यहाँ से क्रॉस करके रात को तकरीबन 10 बजे के करीब यहाँ पे दाखिल हुए हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आपको मैं बता रहा हूँ। और इसकी दूसरी साइड पे एक नदी है, छोटी सी नाला है, जिसमें यानी कोई तेज पानी तो नहीं है, लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए और उसमें से पूरा असला और अपने रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह उनको लाने के लिए उसके ऊपर उन्होंने स्लैब्स रख के एक छोटा सा पुल सा बनाया। वहां पे कंक्रीट के स्लैब्स रखे थे और फिर उसके बाद क्योंकि ये 7-8 फुट दीवार ऊपर है, उस दीवार को इस तरह से टापा था। आपको हम वहां पे इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो इस वक्त बनी हुई है वो यहाँ पे तमाम फुटप्रिंट्स वगैरह और उन चीज़ों को मॉनिटर कर रही है, ले रही है। तमाम यहाँ पे मौजूद एक बॉडी के जो थे लास्ट मिनट पे उसके खून के DNA टेस्ट भी अभी लिए जा रहे हैं। अगर आप मेरी राइट साइड पे देखेंगे आपको वहाँ पे झंडे भी नज़र आ रहे हैं सियासी जमात वगैरह के। ये पूरी एक बहुत कंजस्टेड आबादी है जो बिल्कुल इस दीवार के यानी आउटर पेरिफेरी के बिल्कुल साथ साथ है, और ये बजाते खुद एक सिक्योरिटी रिस्क है जहां पे इतनी आबादी हो। ये जो बेस है जिसको हम सिर्फ नेवल बेस अभी तक समझ रहे थे या कह रहे हैं या नेवी के उसमें कह रहे हैं, ये टेक्निकली सही बात नहीं है। अटैक नेवी के प्रेमिसेस में हुआ, ब्रीच जो है वो इस साइड से हुआ। और ये आप रनवे देखते हैं, ये PAF फैसल बेस का रनवे है और दूसरी साइड पे फैसल बेस भी है और उस साइड पे पाकिस्तान नेवी की फैसिलिटी है बेस की। जो लोग थे दहशतगर्द थे, उनकी एग्जैक्ट तादाद तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जब उन्होंने यहाँ से क्रॉस किया, वो यहाँ तक आए, उसके बाद इधर से उस रनवे के ऊपर पैदल गए और आगे गए जहाँ पे उनका हदफ था। वो हदफ क्या था वो भी अब आपको हम दिखाते हैं दुनिया न्यूज़ पे एक्सक्लूसिवली। यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक तो किसी भी टाइम पे दहशत गर्दों ने किसी को यरगमाल नहीं बनाया था, जैसे कुछ मीडिया के
लोग जो थे तासुर दे रहे थे कि कुछ लोगों को यार कमाल बना लिया गया और उनको अंदर रख लिया गया। एक तो ऐसा नहीं था, बट बेसिकली उनका थ्रस्ट जो था इस हैंगर के ऊपर था और इस हैंगर के जो ऑक्यूपेंट प्लेन्स हैं उसके ऊपर था। और क्योंकि ये खास नौइयत के जहाज थे, अगर आपको मैं दोबारा से इधर दिखाता हूं कि आप ये देखेंगे कि वहां पे जो आपको दूर जहां 5 लिखा हुआ है उधर हैंगर जो है वो वहां पे C-130s खड़े हुए थे एयरफोर्स के, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से वो लोग ब्रीच करके आए हैं, उसके बावजूद वो यहाँ पे आए हैं। यानी उनका टारगेट जो था वो मखसूस यही प्लेन्स थे। उनका टारगेट कोई और प्लेन्स नहीं था, उनका टारगेट रनवे नहीं था, उनका टारगेट बेस नहीं था। दिस इज वेयर दे केम। यहाँ पे एक ने डिग इन किया, एक ने वहां पे डिग इन किया, तकरीबन 300 गज 350 गज आगे, और फिर उन्होंने इनके ऊपर रॉकेट्स फायर किए हैं। तकरीबन 7 शेल टोटल फायर हुए। अभी तक मुझे जो है वो ऐसी कोई पोजीशन नहीं पता चली कि उन्होंने किया, लेकिन यहां से जब वो आगे गए हैं तो दैट इज वेयर उनको इंटरसेप्ट भी किया गया। और यहीं पे लेफ्टिनेंट यासिर शहीद ने भी इसी एरिया में आके जाम शहादत नोश किया। अगर आप अपने राइट साइड पे हम आपको दिखाएंगे, लेफ्ट साइड पे मैं दिखाऊंगा, तो वो जो बिल्डिंग है वो जहां पे आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, वहां पे चाइनीज टेक्नीशियंस इंजीनियर्स वगैरह थे, जिनको 11 जिनकी तादाद थी। और ये जो पीछे हैंगर है वहां फायर ब्रिगेड और इसके बीच में जो एरिया है वहां पे 6 अमेरिकन थे। सबसे पहले यहां से जो नेवी के एसएसजी वाले आए थे, उन्होंने इन फॉरेनर्स को एवैक्यूएट किया यहां से और उनको सेफ्टी में लेके गए हैं। और उस जगह पे, बल्कि जब वहां से चाइनीज को गाड़ी पे लेके निकले हैं वो, तो 2 लोग जो थे वो उनके रास्ते में खड़े हो गए। आपको थोड़ी देर में हम कोशिश करते हैं वो गाड़ी भी दिखाने की, जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, और उसके ऊपर टोटल 17 बुलेट्स उसके ऊपर फायर हुई हैं। एक आगे की विंडशील्ड पे भी लगी है, एक पीछे की विंडशील्ड पे भी लगी है। और ये जो एरिया है यहाँ पे, इसके अलावा काफी जहाज थे, और इन जहाजों को फिर जो नेवी के पर्सनल हैं उन्होंने यानी टो करके उनको सेफ एरिया में या उनको क्लियर एरिया में लेके जाते रहे, जिसकी वजह से नेवी की इतनी शहादतें भी हुई हैं। जी, यहाँ पे अभी हम उस बिल्डिंग पे खड़े हैं। एक्चुअली ये वो बिल्डिंग है जो कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग थी, जहाँ पे मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और जहाँ पे 2 या 3 जो हैं वो दहशतगर्द अंदर आ गए थे। और इसी बिल्डिंग के अंदर एक दहशतगर्द ने खुदकश हमला आवर जैकेट पहनी हुई थी उसने, और उसने अपने आप को ब्लो किया है, क्योंकि पहले वो ज़ख्मी हो गया था और उसने फिर उसके बाद ज़ख्मी होने के बाद अपने आप को ब्लो किया। और यहाँ पे अगर आप इस बिल्डिंग के टॉप पे देखें तो यहाँ पे आरपीजी रॉकेट्स वगैरह जो हैं, फायर्स वगैरह, शेल्स वगैरह, बड़ी हेवी शेलिंग हुई है इस बिल्डिंग पे। और ये वो बिल्डिंग थी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये गोलियों के निशान आप देख रहे हैं। और इन निशानात को देख के पता चलता है कि उनके पास किस किस्म के वेपन्स थे। और ये कॉर्डन ऑफ किया हुआ एरिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो हर किस्म का एविडेंस यहाँ से कलेक्ट कर रही है, तो इसके पीछे नहीं हम जाएंगे। लेकिन ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे जिसका लास्ट ब्लास्ट जो हुआ है वो इस बिल्डिंग के अंदर हुआ है, और वो सुसाइड जैकेट ब्लास्ट होने की वजह से हुआ है। और यहाँ पे बड़ी हेवी रेजिस्टेंस के बाद नेवी कमांडोज ने इन लोगों को ओवरकम किया है। और यहाँ पे पूरी रात, क्योंकि मीडिया तो बिल्कुल दूसरी साइड पे था और बाहर था बेस से, तो मीडिया ने क्या क्या देखा। रेहान हाशमी हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के, वो यहाँ पे थे उस वक्त, और पूरी रात वो और उनकी टीम जो है कराची ब्यूरो आप तक लम्हा ब लम्हा की खबरें ला रही थी। रेहान, ये वो जगह है जहाँ पे लास्ट ब्लास्ट हुआ, ये किस टाइम पे हुआ था तकरीबन ये सुबह फायरिंग तो पूरी रात हम सुनते रहे, बाहर तक गोलियों के हमने देखेंगे, हमें रोशनी नज़र आ रही थी। लेकिन ये जो लास्ट हुआ तकरीबन सुबह 9 और 9:30 के दरमियान था, जब उसके बाद सर्च शुरू होना था। लेकिन उससे पहले ये हम पूरी रात देखते रहे, मुसलसल फायरिंग होती रही। कभी ऐसा लगता है कि गोले फेंक दिए उन्होंने, जैसे दहशतगर्द फेंकते थे दस्ती बम, और पूरी रात का मीडिया बाहर लेट जाता था। आपने देखा होगा कि पूरी, जब हमने देखा मीडिया लेट गया, बाहर तक आवाज़ जाती थी। इतनी ज़ोरदार आवाज़ थी फायरिंग की कि पूरे शाह फैसल कॉलोनी समेत पूरे शाह फैसल पर जब फायरिंग होती थी तो मीडिया लेट जाए, वहाँ आवाज़ें करती थी लेट जाइए, बहुत फायरिंग हो रही है। और जिस निशान मुबशर आप देख रहे हैं, निशान से अंदाज़ा होता है कि
बहुत ज़्यादा मुकाबला किया है। नेवी जो शहीद हुए हैं, नेवी के यासिर और उनकी टीम ने, वो मुसलसल मुकाबला करते रहे, लेकिन उनकी मुकाबले की वजह से दहशतगर्द मंतकी अंजाम तक तो पहुँच गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा जो सुरखरू किया पाकिस्तानी कौम को कि दहशतगर्दों को यहाँ से जो भागे थे, कहा जाता है 2 भाग गए। उसके बाद आप देख सकते तमाम पूरी इतनी ज़ोरदार आवाज़ें थी, जैसे आपने बताया छलनी हुई है। इस तरह जो जहाज़ की तरफ पहुँचे थे, वहाँ भी इसी तरह माहौल था पूरा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुझे ये भी पता चला है कि जितने दहशतगर्द थे उन्होंने ब्लैक स्किन टाइट ड्रेसेस पहने हुए थे, सर पे उन्होंने ब्लैक क्लोथिंग पहनी हुई थी, मुंह काले किए हुए थे, बिल्कुल जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। और जब वो भागते हुए आ रहे थे रनवे से यहाँ तक, तकरीबन ये कोई मेरा ख्याल है, मुहतात अंदाजे में आपको बता रहा हूँ, कोई 350-400 गज था। तो वहाँ पे ये वो जैसे जैसे कहते हैं डांसिंग रन, यानी जिग जैग करके ये रन कर रहे थे, ताकि अपना अगर इनको जो टारगेट किलर्स हैं या स्नाइपर्स हैं वो इनको टारगेट करने में उनको दुश्वारी हो, उनको मुश्किलात हों। और दोबारा से मैं आपको इस बिल्डिंग का दिखाता हूँ, ये उसका आउटर पैरामीटर है उस बिल्डिंग का। और अब यहाँ पे एवैक्यूएशन हो रही है, यानी वो पूरे मलबे की, वो जहाज़ों की जो तबाह हुए थे। और अगले 2 दिन के बाद ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा। दुनिया न्यूज़ के लिए मुबशर लुकमान, वी ब्रिंग टू यू द मोस्ट एक्सक्लूसिव फुटेज ऑफ PNS मेहरान। जी, वेलकम बैक। ऐसे वाक़यात से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि हम इनको खूब रगड़ा मार मार के अपना और अपने मुल्क का और अपने मुल्की इदारों का हम तबाह व बर्बाद कर लें। और दूसरा ये होता है कि हम उसकी तह तक पहुँच के कि हमारा दुश्मन कौन है और उसने ये क्यों किया और उसका इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, हम आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वक्तों के लिए हम एक जामे किस्म का लाएअमल तैयार कर सकें, ताकि आइंदा कभी ऐसा ना हो। इस वाक़ये से मैं आपको बताऊं, एक बड़ी हैरान कौन आपको बात बताने लगूं, और वो हैरान कौन बात यह है कि जहां इसके इतने नेगेटिव्स हैं वहां इसके कई पॉजिटिव्स भी हैं। इसमें कई चीज़ें सामने भी आई हैं जिनका अभी तक जिक्र नहीं किया गया। वो क्या हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो आपकी मैं कॉल्स भी लूँगा, आपको मैं वो भी बताऊँगा। और इसके ऊपर जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया या नहीं किया, और जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है बज़ाते खुद, मैं वो भी आप तक लेके आऊँगा आज खरी बात के अंदर, एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं दिखा रहा था कि कल जो दुनिया न्यूज़ की टीम, हमारे ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी की सरबराही में हम लोग गए हुए थे PNS बेस मेहरान पे। यहाँ पे अभी 2-4 सवालात उठते हैं, लेकिन मैंने एक आपको बड़ी ब्रीफली एक बात बतानी है पहले, कि हम लोग जो है ना हर चीज़ के ऊपर बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि 1965 की जंग है, उसमें लगता ही है कि हमने सिर्फ हर जगह पे मारा है और हमने कोई ब्लंडर नहीं किया। ये फैक्ट नहीं है। 1965 की जंग हम जीते ज़रूर, लेकिन उसमें भी कुछ ब्लंडर्स हुए। और इसी तरह 1971 की जंग में हमें ब्लो बड़ी शदीद लगी, लेकिन उसमें भी हेरोइक इंसिडेंट्स हुए, उसमें भी हेरोइक वाक़यात हुए, और उसमें भी टैक्टिकली काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई। तो ये जो हम एक माइंडसेट अपना बना लेते हैं कि ये अगर कप यहाँ पड़ा है इसमें सिर्फ चाय होगी, हो सकता है चाय हो सकता है कॉफ़ी हो सकता है जूस हो सकता है पानी हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। सो वन हैज़ टू एवेल्यूएट ईच इंसिडेंट टू इट्स ओन मेरिट एंड सेपरेटली। लेकिन यहाँ पे होता क्या है हमारे पास कि अगर मेरी और एक फ़र्ज़ करें एक शख्स की बन नहीं रही है आपस में, तो अगर वो शख्स मुश्किल में आया तो मैंने उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, ताकि आज तो मेरे पास वक्त है ना कि इसको अब मैं गिरा दूँ, इसको अब मैं लिटा दूँ, जो भी है। गालिबन यही हो रहा है। आप ये देखें कि 2 दिफाई कमेटियों के इजलास हुए हैं, 2 इजलास हुए दिफाई कमेटियों के, एक एबटाबाद के वाक़े के ऊपर, एक मेहरान बेस के वाक़े के ऊपर, और दोनों के अंदर डिफेंस मिनिस्टर चौधरी अहमद मुख्तार शामिल नहीं थे। और वज़ीर ख़ारजा तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन वज़ीर दिफा बिल्कुल मौजूद नहीं थे। पिछले 1.5-2-3 साल के अंदर आपने वज़ीर दिफा की अगर कोई स्टेटमेंट सुनी हो पाकिस्तान की हालत जंग में होने के से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद उन्होंने कुछ कहा हो। हुआ क्या था, वज़ीर दिफा इन दोनों जगहों पे क्यों नहीं पहुँचे, इन दोनों अहम इजलासों में क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि इनका ताल्लुक़ है गुजरात से। चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं, उनका ताल्लुक़ है गुजरात से, दोनों की पॉलिटिकल राइवलरी है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो थे, अब वो बन गए कोएलिशन के बाद सीनियर वज़ीर। तो जो प्रोटोकॉल था उसमें यह था कि वज़ीर आज़म की कुर्सी होगी
उनके बाद सीनियर वजीर होंगे, उनके बाद डिफेंस मिनिस्टर होंगे, उनके बाद और लोग होंगे। अब ये डिफेंस मिनिस्टर को मंजूर नहीं। चौधरी परवेज लाई की वजह से मुल्की और कौमी यानी सालमियत और दिफा के ऊपर जो सबसे अहम इजलास इस साल हो रहे थे, उसके ऊपर से बड़े आराम से एब्सेंट हो गए। नेशनल असम्बली का सेशन हुआ जिसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का और उसको कायम किए जाने का, ख़ास तौर पे एबटाबाद के वाक़े के ऊपर। पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं पता कि ऐसे पहले इजलास हुए कि नहीं हुए जहाँ पे आर्मी की टॉप ब्रास ने आके 11 घंटे जो है टोटल ब्रीफ किया, क्वेश्चन एंड आंसर्स का, क्वेश्चंस के आंसर्स दिए लोगों को, पूरी जो वहाँ पे उनके पास इंफॉर्मेशन थी वो उसके ब्रीफ किया। स्पीकर नेशनल असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा मिसिंग थी। क्यों मिसिंग थी, क्या सराई है, ये मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता क्या सराई है, क्योंकि MQM जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, MQM का एक बड़ा मुतालबा था कि किसी तरह डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि वो बराह रास्त उनकी इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स जो थी उनके ऊपर एहतजाजन उन्होंने ये वॉकआउट किया हुआ था गवर्नमेंट के अंदर से भी। और जब उनकी डिमांड को मान के डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हटाया गया और MQM दोबारा वफाकी काबीना में शामिल हुई, तो उसके ऊपर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की अहलिया हैं, उन्होंने एहतजाजन उससे अलग होने का फ़ैसला किया। मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, अल्लाह करे ये इंतहाई गलत हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द पार्क कॉरिडोर्स, कि इस वजह से ये नहीं, क्या मुल्की मफाद हमें और हमारे लीडरान को इतना ही अजीज़ है कि हमने इसको इस तरह से करना है। एक अहम बात, बजट आने वाला है, बजट के ऊपर हर किस्म की डिस्कशंस हो रही हैं। बजट के ऊपर उससे पहले यहाँ पे अब जितने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि किसी ना किसी तरह डिफेंस के ऊपर जो बजट है उसको बिल्कुल कर्टेल कर लिया जाए, उसको मज़ीद कम कर लिया जाए। लेकिन हमारे अतराफ़ में जो कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह की एस्केलेशन हो रही है डिफेंस बजट्स में, वो इंतहाई अलार्मिंग है। और अगर आप देखें तो मैं आपको बिल्कुल, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं मैं करनी चाह रहा क्योंकि इस वक्त एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तहकीकात कर रही है, उससे पहले अगर मैं कोई ऐसी बातें करता हूँ तो वो अगर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं तो वो भी सही नहीं है। वी वांट देम टू डू अ फ्री इन्वेस्टिगेशन। बट अगर एयरफोर्स और नेवल बेस दोनों अलहदा होते तो शायद ये हादसा जो है या इस किस्म का हादसा जो है उसको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि जब जॉइंट एक्टिविटीज़ होती हैं एक ही जगह के ऊपर, एक ही एरिया के ऊपर, और दोनों की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। और उसमें जो है ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर उधर भी पोजीशंस ले ली उन्होंने, इधर भी पोजीशंस ले ली हैं, बीच में दहशतगर्द हैं, तो क्रॉस फायर में दहशतगर्द तो जाएंगे कहीं अपने ही लोगों को और अपने ही असासों को नुकसानात ना पहुंचे। अगर ऐसा खुदा न खास्ता हो जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। आपको मैं एक बात बताऊं कि इस सारी चीज़ में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, अगर इसमें अच्छी चीज़ हुई है कोई, तो वो ये हुई है कि लेफ्टिनेंट यासिर शहीद, जिनके मतलब काफ़ी लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं कि इनको जो अवार्ड दिया जा रहा है या साइटेशन दी जा रही है, वो क्यों? प्रॉब्लम यह है कि लेफ्टिनेंट यासिर जो थे QRF कमांड कर रहे थे या QRF कमांडर थे, और वहाँ से वो अपनी गाड़ी से उतर के उन लाइव बुलेट्स के अंदर आई हैं अपने साथियों के साथ, उनको हेल्प करने के लिए, प्लेन्स को एवैक्यूएट कराने के लिए वहाँ से, और चाइनीज़ को जो एवैक्यूएट करा रहे थे वहाँ पे इस पूरे एरिया में, जो कि उनकी एक्चुअली ड्यूटी का हिस्सा नहीं था वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया वहाँ पे दूसरों को बचाते बचाते। तो चाहे आपको और मेरे और आपके लिए तो सिर्फ एक जुमला है कि हमने कह दिया कि फलां ने क्या किया, लेकिन अगले ने अपनी जान दे दी। इससे ज़्यादा क्या आप और मैं कर सकते हैं? हमें यह भी सोचना पड़ेगा जब भी हम इस किस्म के कमेंट्स दे रहे हों या अपनी राय दे रहे हों, ये ओरियंस को उड़ाने का फ़ायदा किसको है और इसके जाने का नुकसान क्या हो सकता है हमें। जब एक ब्रेक से आएंगे तो आपको मैं ना सिर्फ ये बताऊंगा बल्कि फिर आपकी कॉल्स भी लूँगा, तो आप भी बताइएगा कि जब तमाम यहाँ पे शवाहिद ये मिल चुके हैं कि रॉ और मोसाद जो है जॉइंटली मुलव्विस थे इस कार्रवाई में, तो हुकूमत वक्त या हुक्मरान वक्त क्यों
अमेरिका की खुशनुदी के लिए या वेस्टर्न वर्ल्ड की खुशनुदी के लिए ये कहते हुए कतरा रहे हैं कि हम यानी हमारी बदतरीन यानी नुकसानात हो जाएं, हमारी कीमती जानें चली जाएं, लेकिन हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अच्छे लगने के लिए हम चोरों का या डकैतों का या कातलों का हम नाम बताने से गुरेज कर रहे हैं। इसमें क्या हिकमत अमली है? एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं दिखाई ब्रेक पे जाने से पहले, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो गाड़ी जिसके ऊपर चाइनीज़ एहलकारों को, टेक्नीशियंस को एवैक्यूएट करवाया जा रहा था, तो तब क्या हुआ? अगर आप उस गाड़ी को देखें तो उसमें एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, और वो ये है कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और इसको दो सामने से लोगों ने आके इंटरसेप्ट किया और उसके ऊपर टोटल 17 गोलियां लगी हैं और लकीली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अगर आप देखेंगे कि सामने और पीछे दोनों विंड शील्ड्स के बिल्कुल बीच में आके फायर्स लगे हैं, यानी जो शूटर्स थे उनकी एक्यूरेसी का या उनकी महारत का कि अंधेरे के अंदर मूविंग टारगेट्स के ऊपर वो किस तरह से फायर कर रहे थे। तो और ये इसमें असल जो फ़ायदा हो सकता है वो तो सिर्फ ये है कि चाइनीज़ को उन्होंने बड़ी शिद्दत से टारगेट करने की कोशिश की कि किसी तरह इसमें चाइनीज़ टेक्नीशियंस जो हैं वो मारे जाएं, ताकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो जाएं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस तरह माओ ज़ेडुंग ने कहा था, चेयरमैन माओ ने, कि माई एनिमीज़ एनिमी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो हमारा और उनका कॉमन यानी डिफेंस रिलेटेड कौन एनिमी है? और इट इज़ वेरी सिंपल। ये जो P3C तैयारे हैं इनके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक कॉलर है लंदन से। जी लंदन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बशीर भाई, मेरा नाम अली है और मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली माशाल्लाह से पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है और आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। अगर कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को, हम लोगों को बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और तकलीफ होती है, क्योंकि हम यहाँ सारे स्टूडेंट हम पढ़ने हैं अपने घर से। ये मैंने पूछा था कि ये मसले खत्म कब होंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम? हम लोग अब यहाँ बेवकूफ तो नहीं बैठे हुए कि कोई भी चीज होती है पाकिस्तान के ऊपर हर चीज पे ब्लेम आता है, हर चीज पे। और अब यानी कि इस तरह 2011 में आके रेसिस्ट इतने ज्यादा लोग हो चुके हैं, मजाक उड़ाने लग गए पाकिस्तान का। अब यानी कि एक मैसेज आने लग गया था मेरे फोन पे, मैंने पढ़ा था कोई हफ्ता पहले कि हर चीज के लिए पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल है, तो पाकिस्तान इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कंट्री इन द वर्ल्ड। ये कब मसले खत्म होंगे पाकिस्तान में? राइट, इसमें मैं बताता हूँ आपको। इस वक्त मिसेस आयशा लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लुकमान भाई, प्रोग्राम देख रही हूँ आपका और हमेशा शौक से देखती हूँ। दो तीन बातें, चूंकि पाकिस्तानी हूँ और बड़े दिलो जान से अपने मुल्क से प्यार करती हूँ, दो तीन बातें जो मुख्तलिफ इवेंट अब हमारे मुल्क में हो रहे हैं उससे मुझे समझ में नहीं आती। नो ऑफेंस मेंट फॉर एनी वन इन माई कंट्री फॉर एनी फोर्सेस, लेकिन मुझे ये सोच के सिर्फ नींद नहीं आती है कि क्या मैं ऐसे मुल्क में आराम सुकून से सो सकती हूँ जहाँ पे दावा तो ये किया जाता है कि कोई टेढ़ी आंख से देखेगा जी आंख निकाल देंगे, लेकिन आप अपने घर के एक दरवाजे की हिफाजत नहीं कर सकते, और वो भी इतना। मुझे आयशा बीबी एक बात बताएं, कि पेंटागन पे हुआ अटैक, बाकी सारों को छोड़ दें, पेंटागन पे हुआ जी। उसके लिए इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हुआ जी, बिल्कुल हुआ। मैं इस तरह आपको, अगर आप तारीख में जाना चाहें तो मैं आपको गज़वात के मुतालिक भी बता सकता हूं कि किस गज़वा में कितना नुकसान हुआ। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना? मेरा मतलब है कुछ चीजें जो होती हैं अल्लाह ताला साइंस में भी हमें बता रहा होता है कि अभी भी बंदे के पुत्र बन जाओ, अभी भी ठीक हो जाओ, वरना ये भी हो सकता है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर वक्त हर चीज के लिए जो है इंसान तो अपनी ज़िंदगी की हर वक्त की गारंटी नहीं दे सकता कि मैंने अगला लम्हा जिंदा भी रहना है कि नहीं रहना, तो बाकी क्या चीज़ों की गारंटी देगा। लेकिन एक चीज़ तय है और मैं इस पर कन्विंस्ड हूँ कि हमारे ऊपर ये ताबड़तोड़ हमले जो हैं इसलिए कामयाब हो रहे हैं, और कामयाब हो रहे हैं कि हम अपने रैंक्स में डिवाइडेड हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। और जो यूनाइटेड नहीं होते, जो यूनिफाइड नहीं होते, जिनमें कौमें बटी होती हैं, जिनमें लिसानी बुनियादों पे, जिनमें मजहबी बुनियादों पे, जिनमें इलाकाई बुनियादों पे अगर हमारे जो हैं मोटिव्स डिफरेंट हों, हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हों, तो फिर वहाँ पे बड़ी मार पड़ती है। इससे ज़्यादा आपको मैं क्या एग्जांपल दूं कि
पानी किसी भी दुनिया के आप साइंटिस्ट से पूछ लें, अक्लमंद आदमी से पूछ लें, पढ़े लिखे आदमी से पूछ लें, पानी जो है वो जिंदगी है, वाटर इज लाइफ। लेकिन हम अपने मुल्क में वाटर रिजर्वॉयर बनाने के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। तो जब हम 5 साल के बाद, 7 साल के बाद अगर जब हम प्यासे मरना शुरू होंगे और उस वक्त आप सोचेंगे भी कि हमने कोई डैम बनाना है तो वो नहीं बन सकेगा, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? तो हम खुद ही जिम्मेदार हुए ना। और अगर हमने खुद बजाय अपनी कोताहियों से, बजाय अपनी कमियों से सीखने के, अगर हमने फिंगर पॉइंटिंग शुरू की और इस तरह से मजीद डैमेज करते रहे, तो ईस्ट पाकिस्तान में भी तो यही हुआ था ना कि वहाँ पे एक तरफ आप डिफेंड कर रहे थे और जिसको आप डिफेंड कर रहे थे वो आपको पीछे से आपके पानी में जहर मिला के दे रहा था। तो फिर ऐसी चीज़ का डिफेंस भी नहीं होता। अगर आप कमिटेड हो, अगर आप यूनाइटेड हो और हम सारे एक हों अपने फोकस में, तो देन देयर इज नो ऑब्जेक्टिव विच इज डिफिकल्ट टू अचीव। बट एक और कॉलर है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुहेल अर्ज कर रहा हूँ बहावलपुर से। मुबशर साहब। सुहेल भाई। मुबशर साहब, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है आपके प्रोग्राम के, आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के प्राइड यानी कि हमारा फख्र है, हमारा एक इदारा ISI, उससे मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। मुझे किसी सियासतदान से कोई शिकवा नहीं, किसी ने मीटिंग अटेंड नहीं की, उनसे कोई शिकवा नहीं। वो जिस मकसद के लिए आते हैं वो सबको पता है, इस बहस में नहीं जाना। मुझे अपने वतन से प्यार है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है कि वो ISI जिसने सियासत में अमल दखल देना छोड़ दिया, ऐलान कर दिया, मान लिया, लेकिन वो ISI जिससे रा, मोसाद, इवन के पेंटागन कांपता था, आज उसकी सलाहियतों को क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। चली गई है वो ISI? सुहेल तो मेरा फख्र है, मेरे वतन का फख्र है, वो कहाँ चली गई? मैं आपको बताता हूँ, क्या हो गया? मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कहाँ चली गई है ISI। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब दे दूं। हो गया है कि उसको भी, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब दे दूं कि किसी से आप चाहते हैं अस्करी माहिर को बुला के मैं उनसे जवाब लूं। मैं सिर्फ आपसे, आपके तवज्जुह से ISI के हेड से सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने ये सवाल किया हुआ उनसे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने जनरल पाशा से खुद ये सवाल किया हुआ है एक ब्रीफिंग के दौरान, इसलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं। जी आप दे दीजिए, मुझे तो सिर्फ आपसे जवाब। थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि जी ISI जो है ना, वो उसने कुछ सुलेमानी टोपियां नहीं पहनी हुई और कि वो जब चाहे कि वो हाजिर हो जाए और जब चाहे वो गायब हो जाए। जो इंटेल होती है, जो फील्ड इंटेलिजेंस होती है, वो एक बहुत वसी यानी मुद्दत के ऊपर, कई सालों के ऊपर मुहित एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, टैक्टिकल इंटेलिजेंस, हर चीज़ों के ऊपर उसको कंबाइन करके उसकी एक नेटवर्किंग होती है। ISI का काम लोगों को पकड़ना नहीं है। आपको अभी भी शायद ये नहीं पता, ISI का काम है निशानदेही करना कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है या क्या होने जा सकता है, और फिर आपकी जो लीडरशिप है बेस्ड ऑन दोज लीड्स, उन्होंने वो फैसले करने हैं कि हमने ये करना है कि ये नहीं करना। और बाय द वे इन हमलों की वार्निंग आई हुई थी पहले भी और वो दी गई थी। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है, आप ISI के अभी जो इतनी स्ट्रेंथ है उसको 3 गुना भी कर दें, यानी मैं कह रहा हूँ 300% भी बढ़ा दें, तब भी आपका मसला इससे हल नहीं होता। क्योंकि एट एनी गिवन टाइम उनके कितने चंद हज़ार लोग हैं उनके मुलाजमीन में, चाहे वो सिविल हों चाहे वो मिलिट्री हों। असल काम जो है यहाँ पे जो लैप्सेस हुए हैं ख़ासतौर पे एबटाबाद के अंदर, वो पुलिस नेटवर्क के ना होने के की वजह से हुए हैं। उसकी यानी जो नेटवर्क आपका कमज़ोर हो गया पुलिस का, आधी ज़्यादा पुलिस तो प्रोटोकॉल्स पे निकल गई है, बाकी आधी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में निकल गई है, और थानों में नफरी नहीं है। वरना पहले बीट ऑफिसर्स होते थे, उनका काम ही होता था अपने अपने मोहल्ले और के हर घर के ऊपर, हर फर्द के ऊपर नज़र रखना, और वो बीट से ऊपर तक पूरी एक इंटेल ट्रैवल करती थी। अब अगर 15,000 बंदे हों या 16, 17, 18,000 बंदे हों, पाकिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर डिस्ट्रिक्ट अगर आप उनको डिवाइड करते हैं तो कितने दर्जन आदमी हो जाएंगे एक डिस्ट्रिक्ट में? इज़ दैट इनफ? नहीं। आपके जो दीगर इदारे हैं उन सबको ऑपरेट करना है, उन सबको फंक्शन करना है, तब कोई और इदारा जो है वो उनके साथ मिलके उसको इफेक्टिव कर सकता है। दुबई से एक कॉलर है। दुबई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल चाल है? अल्लाह तो शुक्र जी, तुसी सुनाओ। जनाब मैं एक छोटी सी बड़ा गुनाहगार सा आदमी हूँ जी। छोटी रिक्वेस्ट है साहब से जी, आप बहुत खरी बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू। ठीक है सर, एक दुनिया पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के लोग प्रोफेसर ताहरुल कादी से तालीम हासिल करते हैं, आप उनको क्यों नहीं आगे लाते? किस चीज के लिए? उनको सियासत का बहुत अच्छी तरह मालूम है और पाकिस्तान चला सकते हैं वो लोग।
राइट, थैंक यू वेरी मच। बात यह है भैया, मोहतरम ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो और दीगर उलमाए दीन जो हैं हमारे सारे के सारे काबिल एहतराम हैं, और अगर सियासत में आना है उन्होंने, तो अब ये तो रवायात छोड़ देना कि उनको मैं या कोई और इदारा उनको सियासत में लेके आए, इलेक्शंस लड़ें, और आई एम श्योर उनके लाखों फॉलोअर्स होंगे, वो ज़रूर जीत सकें, और पहले आ भी चुके हैं, वो चाहें तो दोबारा आ सकते हैं। एक ब्रेक के बाद मैं आपकी मज़ीद कॉलें लूँगा और फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, बट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले जब इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया था तब मुझे बड़े मैसेजेस आए थे, मेल्स आई थी, और लोगों ने बड़े दावे किए थे कि जी ये पता नहीं क्या स्टोरियां दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। मैं आपको थोड़े से पहले के प्रोग्राम्स अपने याद कराना चाहता हूं कि कुछ अर्सा पहले, तकरीबन कोई 1 साल पहले, मैंने उस वक्त मैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे होता था, और एक्सप्रेस न्यूज़ पे मैंने प्रोग्राम के दौरान आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने कितनी काउंसलेट और सब काउंसलेट्स जो हैं वो खोली हुई हैं। कुल उनके वहाँ पे 16 ऐसे दफातर हैं मुख्तलिफ़ शहरों में कि जहाँ पे जो है काउंसलर एक्टिविटीज़ का उन्होंने क्लेम करके डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ली हुई है, और इतना उनके पास स्टाफ नहीं है वहाँ पे, सारे का सारा उनको वो वहाँ पे क्यों है जबकि इतने भारतीय नहीं है वहाँ पे, और हर शहर के अंदर। तो उस वक्त भी जब एक हमने क्लेम किया था या दावे किए थे, और कुछ एविडेंस और शवाहिद भी लेके आए थे कि वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए हैं, और वहाँ पे अलकायदा के अंदर एक ख़ास ग्रुप है जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले करे। तो तब भी कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था इस बात का। लेकिन अब बात यह है कि अगर आप बलूचिस्तान के अंदर देखें, सुई के वाक़यात को देखें, पाइप्स लाइन्स को ब्लो अप करने का देखें, तो बहुत अरसे से उसमें बड़े शवाहिद हैं कि उसमें रॉ जो है वो डायरेक्टली मुलव्वस है। लेकिन हम लोग सरप्राइजिंगली इस बात के ऊपर, और हमारी हुकूमत जो है वो खामोश है, ना वो शवाहिद सामने ला रही है, ना वो लेके आ रही है। उसके बरक्स इंडिया में क्या होता है कि समझौता एक्सप्रेस में उनकी अपनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने साबित कर दिया कि उनके अपने अफसरान मुलव्वस थे उसके अंदर। उसके बावजूद वो ब्लेम जो है हमें पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर लगाई जा रहे हैं, और हम डिटाई से हम वो सुनते जा रहे हैं और हम उनका जवाब भी नहीं देते। सबसे ज़्यादा जब ये जो तैयारे हैं ये पाकिस्तान ने जब अमेरिका से लिए थे तो आलमी सतह पे एहतजाज जो है वो भारत ने किया था, और भारत ने उसका एहतजाज जो है ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने क्या किया था, क्यों किया था, क्योंकि ये तैयारा समुंदर में अपने दायरे में मौजूद तमाम अहदाफ को तलाश करने और उन्हें तबाह करने की सलाहियत से हामिल है। ये तैयारा मुसलसल 18 घंटे प्रवास कर सकता है। इस तैयारे का रडार 120 नॉटिकल माइल्स तक 360 डिग्री में अपने अहदाफ को तलाश करके उनको तबाह कर सकता है। यह तैयारा, इसमें हार्पून मिसाइल्स और मैक 46 टॉर्पीडोज भी शामिल होते हैं। ये समुंदर और एयर प्लेटफॉर्म से बिलवास्ता और मुतबादिल हमलों में भी मददगार है, जिससे समुंदर, ज़ेरे समुंदर और फ़िज़ा में अहदाफ को तलाश करने और उन्हें गिरफ्त में लेने की मदद मिलती, यानी इवन सबमरीन्स वगैरह को ये ट्रैक करके तबाह कर सकता था। इस हमले के वक्त मेहरान बेस पर P3C ओरियन तैयारों को मेंटेनेंस के लिए 7 अमरीकी और 11 टेक्नीशियंस भी मौजूद थे। जब ये तैयारे मिले थे तो उनको भारत ने ही एहतजाज किया था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता चाइनीज़ या अमेरिकन में कोई भी एक शख्स ज़ख्मी हो जाता या मारा जाता तो 17 करोड़ अवाम को ये समझने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की एक हंगामी जो है यानी अगर आती रेजोल्यूशन तो पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म की वो टारगेटिंग हो सकती थी। तो जहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें मैं जानी नुकसान को पहले कहूँगा फिर माली नुकसान हुआ, तो उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मदद भी फरमाई है। और अगर अभी भी हम इकट्ठे नहीं होते और हम यकसुई से अपने अंदर छुपे हुए दुश्मन को तलाश नहीं करते, उसको फिंगर पॉइंट नहीं करते और उसको इंसाफ के कटहरे में नहीं लेके आते, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा क्या नुकसान हो सकता है। कराची से बुशरा सैयद है इस वक्त। जी बुशरा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम लुकमान भाई, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लुकमान भाई, हमारा और हमारे हलके का ख्याल है, हो सकता है गलत हो, हमें ऐसा लगता है कि जो चाइनीज इंजीनियर्स इस जहाज पर काम कर रहे थे, तो अमेरिका को जो है वो रिजर्वेशन थी शदीद किस्म की कि टेक्नोलॉजी जो है चाइना मुंतकिल ना हो जाए। जैसे उसने अपने दुम का बचा हुआ अब्ताबाद का हिस्सा ले लिया कि चाइनीज ये टेक्नोलॉजी मैं समझ गया। मैं बहन इसका जवाब देता हूँ। थैंक यू इकबाल साहब है कॉलर। मैं जल्दी से 2-3 कॉलर्स ले लूं। जी इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं इकबाल बोल रहा हूँ। जी इकबाल साहब, सर मैं गुजारिश करनी है कि शेर है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी वो हुकूमत जो वहाँ जाके शुक्रिया अदा करती है जमहूरियत बहाल करने का, वो हमें क्या जवाब देगी? इससे जवाब की उम्मीद हम नहीं रखते। राइट। मुल्तान से हसन साहब हैं कॉलर। जी हसन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मशरफ भाई, हसन खुशीद आलम बोल रहा हूँ जी मुल्तान। जी आलम भाई, साहब, एक शेर है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है दूर में ज़ईफ़ी की सता मत मुफाजात। मशरफ भाई, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है किरदार का फुकदान है, लीडरशिप के किरदार का फुकदान। जी जब तक हमारी लीडरशिप का किरदार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और बुशरा बीबी, इकबाल साहब, हसन साहब, सब ने एक ही बात की है मोर और लेस। और मैं आपको जो है ये बताऊं कि घर को आग लगी घर के चिराग से, ये बिल्कुल सही है कि अगर ये इस मुल्क की कदर हमने नहीं करनी है, अगर हमारे यानी सारे लोग इन बातों पे मुत्तफिक ना हो कि हमें अपने मुल्क और कौमी असासों की हिफाजत करनी है और उसमें हमें अपना अपना रोल प्ले करना है, तो फिर दुनिया का कोई भी मुल्क ताकतवर नहीं हो सकता। फिर हर मुल्क कमज़ोर है जिसमें लोग जो है नफ्सा नफ्सी के आलम में एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हो, हमले कर रहे हो। जहाँ तक एविडेंस का ताल्लुक है बुशरा बीबी कि इसमें कौन कौन मुलविस है या उन्होंने किस तरह से किया, उसके ऊपर इसलिए मैं राय नहीं दे रहा क्योंकि अभी एक JIT जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और उस इन्वेस्टिगेशन को मैं हैम्पर नहीं करना चाहता किसी भी अंदाज में। मैं चाहता हूं कि वो इन्वेस्टिगेशन चंद दिनों में हमारे सामने आ जाए, फिर उसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे। एक रिक्वेस्ट मैंने आपको ज़रूर करनी है, जो बड़ी अहम रिक्वेस्ट है। हो सकता है इस मुल्क के जितने सियासतदान हैं मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएं, जिसमें मेरे दोस्त भी शामिल हैं, अहबाब भी शामिल हैं। वो ये कि जमहूरियत 24 घंटे के अंदर आ सकती है। अगर आज फ़र्ज़ करें मैं एक आमिर हूँ और मैंने फैसला किया कि इलेक्शंस करवाने हैं, शफाफ इलेक्शंस करवा दिए, तो 24 घंटे के बाद मुल्क में जमहूरियत आ सकती है। लेकिन कोई भी इदारा 24 घंटे में क्या 20 साल में नहीं बन सकता, चाहे वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ही क्यों ना हो। अपने इदारों को तबाह होने से बचाएं, उन पे फिंगर पॉइंटिंग करने से गुरेज करें। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।